हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से मिशन टू वाले चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यानी अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना। इसमें इसे करने से क्या होगा ना, आपका जो तैयारी है वो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप 100% मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये है आपका कब का बाबू, तो 2026 का है ना। कब का है, 2026 का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने बाबू, 30 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, कितने, 1 मार्क्स का है और 30 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और जितना अधिक हो सके इसे पूरे अपने ग्रुप में सेंड कर दो। जितने भी तुम्हारे मित्र हैं, सहपाठी हैं, ठीक है, अपने जो भी तुम्हारे पास हैं, ठीक है, मतलब सभी को सेंड कर दो ताकि क्या हो सके बच्चे, सभी के सभी जुड़ सके। हमारे झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, है ना, सब एक परिवार हैं और सभी को साथ में लेकर के चलना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ये आपका हिंदी ए का है। क्या है बाबू, ये हिंदी ए का है, हिंदी बी अलग है। हिंदी ए में आपका क्षितिज और कृतिका आता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। और इसमें आपको क्या क्या, देखिए ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल बुकलेट है ना। आनी जो तुम्हारे प्रश्न जो बनते हैं ना जैक में, तो जब तुम लोग 2027 में जब एग्जाम दोगे, ठीक है, तो ये क्या होने वाला बाबू, एकदम डिटो सेम आने वाला है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पत्र तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो देखो, इसमें तुमसे जब तुम इसे देखोगे तो इसमें तुमसे देखो, यहाँ पे पहला कॉलम दिया गया है ना, पंजीकरण वर्ष और पंजीकृत संख्या। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन साल। तो यहाँ पे भरना है, जैसे तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन जब का भी हो, मान लो 2025 का है, 2025 भर दोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 19, 16, 26 जो भी होगा, ठीक है, वो तुम लोग भरोगे। वो आपके एडमिट कार्ड के अनुसार होगा जब वो आएगा। रोल कोड तुम्हारा आएगा, मान लो 0024 है। ठीक है, या रोल नंबर तुम्हारे से अगर पूछा जाएगा तो ये सारी चीजें तुम्हें एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ रोल नंबर भरोगे। लिपि, जब हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में लिपि हमेशा याद रखना बाबू, देवनागरी होता है। क्या होगा बालक, यहाँ ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा, हमेशा देवनागरी। ठीक है, हमेशा जब भी हिंदी में लिखोगे उसे देवनागरी लिपि लिखोगे। ठीक है, यहां तक। और फिर देखो बाबू, तिथि डाल देना, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम डेट होगा उस दिन का यहाँ पे डेट डालोगे। और दिव्यांग हो या नहीं, अगर नहीं हो तो 9 पे चेक कर देना, बस इतना तुमसे रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे बाबू प्रश्न, है ना। ठीक है, चलिए बाकी अब हम लोग आते हैं प्रश्न पत्र पे। ठीक है, ये देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक का है। कितने हैं साथियों, 1 से लेकर के 30 तक आपसे पूछा जा रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय मतलब समझते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है बाबू, तो तुम्हारे पास 2 गद्यांश है ना, मतलब एक गद्यांश और एक पद्यांश, जिसमें 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 4-4। कितने हो गए आपके, 4-4 अगर रहेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। चलिए देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक का सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ो लेकिन पूरा ईमानदारी से पढ़ना, ताकि दिमाग में चला जाए कि बात क्या कहना चाह रहा है। आई बात समझ में, एक बार पढ़ना है लेकिन मन से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखिए बात क्या कह रही है बाबू, कि जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। यानी यहां बात की जा रही है समय की कीमत, है ना। किसकी बात की जा रही है, समय की कीमत की बात की जा रही है। जिस विद्यार्थी ने यानी जिस छात्र ने क्या किया, समय की कीमत को पहचान लिया, वो क्या करेगा, सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। आगे कहते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या यानी जो रूटीन होता है उसकी बात की जा रही है। अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बना करके उनका पूरी दृढ़ता से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, है ना। मतलब पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फांकी मार मार के रूटीन तो बना दिए हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन यहां उसके विपरीत कह रहा है, एकदम दृढ़ता से पालन करना है। ठीक है, चलिए जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यानी यहां तक तो पॉजिटिव बातें की है। ठीक है,
यानी समय की महत्व पे यहाँ पे जोर दिया गया है। ठीक है, विद्यार्थी को बताया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी अपना दिनचर्या अच्छा से बना लेता है और उसका पालन बिल्कुल अनुशासन से करता है तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या करते हैं, अरे यार समय नहीं था, ठीक है, तो उसकी दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। किसके कारण बाबू? समय। बताते हैं, अगर कोई लड़का सफल नहीं हो पाया, जैसे मान लो कि आप 10th का एग्जाम दे रहे हो और कोई बच्चा 10th का अगर कोई बच्चा क्या होता है, फेल हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है बाबू, अगर फेल हो जाता है तो वो क्या बोलेगा, अरे समय नहीं था जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाए, है ना। तो ये क्या कर रहा है, वो अपनी कमियां छिपा रहा है। क्या कर रहा है बाबू? अपने आलस को छिपा रहा है, ठीक है, अकर्मण्यता को छिपा रहा है। आई बात समझ में? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कुछ लोग को अकर्मण्य रह कर और क्या करते हैं, निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है ना। मतलब आलसपन किसी को अच्छा लगता है, समय फालतू में रील स्क्रॉल करते करते जाओ वो अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। बातूनी का अर्थ होता है जो सिर्फ बातों के बल पे जीतना जानते हो, करनी धरनी कुछ नहीं हो। ठीक है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। यानी हमेशा उन्होंने अपने जीवन को कैसे बिताया बच्चों? तो हमेशा कार्य करके। ठीक है, चलो आगे देखो, उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। क्या है उनकी सफलता का रहस्य? क्या है? तो समय का सदुपयोग है। ठीक है, दुनिया में अथवा प्राकृतिक में हर वस्तु का समय निश्चित है ना। किसका? हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद काल का ये जो समय है, समय बीत जाने के बाद क्या होता है, कार्य फलप्रद नहीं होता। यानी जो तुम्हारा समय है अगर वो निकल गया और तुम सोचोगे अगर वापस आ जाए तो संभव नहीं है, वो बीत गया। ठीक है, अब कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब तुम एग्जाम में जाके बैठ गए हो, दोबारा नहीं दे सकते, समझ रहे हो ना। वो पल तुम दोबारा नहीं ला सकते, बीत गया वो। जब तैयारी करना था तुमको तो एग्जाम लिखना है। ठीक है, इसीलिए तैयारी अभी से करना है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं बात सभी को समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके ऊपर से हम लोगों को प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिए, है ना। पहला सवाल, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है ना। विद्यार्थी यानी जितने भी छात्र हैं, अगर उन्हें सफलता प्राप्त करना है तो उनके लिए क्या आवश्यक है, ये बिल्कुल अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन उठा के देता है, कहीं बाहर से नहीं देगा। जो गद्यांश लिखा हुआ था वहीं से देगा। आज और पहला क्वेश्चन तुम्हें समझाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया ध्यान से पहले देखो, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, समय की दुहाई देना, ठीक है, समय की कीमत समझना, या दृढ़ विश्वास बनाए रखना, या सपने देखना। ठीक है, हाँ, यहां पे बात की जा रही है विद्यार्थी की सफलता की। ठीक है, तो आप जब नीचे आओगे, है ना, आप जब नीचे आओगे, ठीक है, यहां पे देखो सफलता की बात कहां पे की गई है बाबू। तो हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या समय सारणी बना करके करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। किसकी? समय की कीमत की बात की गई है ना। किसकी? समय की कीमत की बात की गई है। जो विद्यार्थी समय की कीमत को पहचान लेता है वो सफलता प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू? समय की कीमत। देखो कहीं ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहा है समय की कीमत, है ना। चलो यहां देखो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है ना। क्या नजर आ रहा है? समय की कीमत ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ठीक है, ये है ना ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई ना, कैसे प्रश्न पूछता है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, तो आपको उसे क्या करना है, यहां पे लिख देना है ना। क्या करना है? इसे यहां पे लिख देना है, समय की कीमत, है ना। समय की कीमत को समझना, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसे यहां पे आपको अच्छे से लिख देना है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
बात समझ में आ गई तो बोलेंगे यस सर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा प्रश्न पे हम लोग अब आते हैं, और दूसरा प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? तो जो कुछ लोग थे बाबू, याद है कौन से लोग? कुछ लोग समय की कमी, क्या बाबू, कमी के बहाने क्या करते हैं? छिपाते हैं। क्या छिपाते हैं? अपनी आकर्मण्यता और आलस्य, अपनी बातुनीपन, ठीक है, या अपनी विभिन्न कमियों को, या अपना निठल्लापन, है ना, बिल्कुल एकदम जो फ्री फेकारी बैठे रहते हैं, बेकार बैठे रहते हैं, निठल्लापन। ठीक है, आगे अपनी बातुनीपन, नहीं यार, वो लोग जो बेकार रहते हैं वो तो बातें करने में आगे रहते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं। अपनी विभिन्नता कमियों को, नहीं, अपनी कमियों को कोई बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक है, तो छिपाते हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है गद्यांश के अनुसार। कुछ लोग समय की कमी के अभाव, ये भाव कहते हैं ना, समय की कमी की बातें बता करके क्या कहते हैं? अपनी कमियां छिपा देते हैं कि मेरे पास समय नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, है ना। चलो देखो, अब इसके लिए मैं तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले आ जाओ, किसकी बात की गई है? समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं, लोगों की बात की जा रही है। तो लोग क्या छिपाते थे? यहां पे देखो, है ना, क्या कि वास्तव में सच्चाई इसके क्या होती? विपरीत होती है। अपनी क्या करते हैं बाबू? अपनी आकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी, किसकी? समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। क्या छिपाते हैं? आकर्मण्यता और आलस को, है ना, आकर्मण्यता और आलस को। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे क्या करना, आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अपनी आकर्मण्यता और आलस्य को यहाँ पे अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर होगा। टिक नहीं मारना है, ठीक है, खाली बॉक्स दिया गया हुआ है तो वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब इसी गद्यांश पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तीसरा आपसे कह रहा है कि कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होती, है ना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता नहीं पाते हैं तो किस कारण से नहीं पाते हैं? वो देखिए, समय ना आने पर, ठीक है, समय बीत जाने पर, समय कम होने पर, या समय अधिक होने पर। ठीक है, क्या बात की जा रही है बाबू? कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होती, ये लास्ट वाली लाइन की बात की जा रही है। जो फलप्रद नहीं होता है ना, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? चलो बताओ, गद्यांश किसके ऊपर था, है ना, समय का सदुपयोग। ठीक है, समय पे था। ठीक है, तो यहां समय ना आने पे, अरे इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ठीक है, समय कम होने पर, क्या समय कम होता है किसी के पास? बिल्कुल नहीं। ठीक है, समय अधिक होता है? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बच गया? समय बीत जाने पे। अगर समय बीत गया, है ना, क्या हो गया बालक? अगर समय बीत गया तो आप बिल्कुल पछताने के सिवाय आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय बीत जाने पे। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? जो दुनिया में लोग जो सफल हो जाते हैं उनके पीछे का रहस्य क्या है? तो याद है गद्यांश में, वो हमेशा कार्यरत रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, है ना। चलो, तो समय का पालन बिल्कुल करते हैं, समय की कीमत बिल्कुल पहचानते हैं ना, समय का प्रयोग ये भी ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तुम्हें देखना है ना। वो क्या करते हैं? समय का सदुपयोग करते हैं, है ना। मतलब समय तो सबके पास है, ठीक है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, ठीक है, प्रयोग कैसे करना है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, समय का प्रयोग तो निठल्ले लोग भी करते हैं, तभी तो समय बीते जाता है। तो क्या वो सही होगा? नहीं, है ना। सदुपयोग करना है, यानी अच्छा प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? तो बताइए यस सर, यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे रहता है तुम्हारा पहला गद्यांश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला ध्यान दीजिए, ठीक है, जल्दी। हाँ आ गया। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है आपसे? इसमें निर्देश, अब ये पद्यांश है, क्या है वो? गद्यांश था, ये पद्यांश है। पद्यांश यानी कविता के भाव में तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक कविता की लाइन दे देगी, उस कविता का अर्थ आपको समझना है। ठीक है, और कविता का अर्थ समझ करके आपको इसका आंसर देना है। अपठित रहता है ये, ठीक है, अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ। चलो देखो, ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से लेकर के 8 तक के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यानी इसमें आपका 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन इसमें भी है, मतलब 4 नंबर यहां से भी बनेगा, समझ रहे हो ना। चलो बहुत आसान है। ठीक है,
ये बिल्कुल लॉलीपॉप रहता है इसमें। चलो ध्यान दो, क्या कह रहा है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसन, ठीक है, और प्यारी तितलियां का पर कतर, भौर का वेध देता श्याम तन। ठीक है, आगे बात की है, फूल लेकर तितलियां को गोद में, ठीक है, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से, है सदा देता कली दिल की खिला। ठीक है, मतलब इतना पढ़ोगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है, अब उसको समझ करके क्या करना, आपको भावार्थ निकालना है। जैसे देखो, छेद कर, क्या छेद कर, तो छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, अगर किसी कांटे के पास अगर तुम जाओगे उंगली रखने तो तुम्हारी उंगलियां क्या कर दी जाएगी, छेद कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। कांटे क्या करते हैं, उंगलियां छेद कर देते हैं, यानी कांटे कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, फाड़ देता है किसी का वर वस्त्र, ठीक है, और किसी का वस्त्र यानी कपड़ों को वो क्या करता है, फाड़ देता है। तुम जा रहे हो, कांटा अगर चुभ गया, खींच दिया तो फाड़ देगा, है ना, क्या करेगा, फाड़ देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है, और प्यारी तितलियां को, प्यारी तितलियों का पर कतर देता, पर मतलब पंख होता है बाबू, ठीक है, पर कतर, है ना, यानी जो उनके पंख होता है उनके कतर देता है कौन, कांटे। कांटे क्या करते हैं, उनकी पर को कतर देते हैं। आगे कह रहा है, भोर का है वेद देता श्याम तन, है ना, यानी भोरा, भोरा का वेद देता है श्याम तन, यानी उसका जो तन, बॉडी जो रहता है उसको भी वो छिद कर देता है। ठीक है, यानी कांटा चुभ जाता है भौरे को। ठीक है, तो ये यहां तक था। ये किसकी बात की जा रही थी बाबू, कांटे की बात की गई है, यहां तक में कांटे की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है बाबू, कांटे की बात की गई है ना, किसकी, कांटे की बात की गई। अब देखो आगे फूल की बात की जा रही है, यहां से फूल की बात की जा रही है ना। क्या कह रहा है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में बिठाता है। फूल, जैसे मान लो ये फूल निकला हुआ है, तितली आकर के इस पे बैठ जाता है, तो क्या करता है, उसके गोद में बैठ जाता है। वो कह रहा है ये लाइन, ठीक है, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे क्या करते हैं, उस फूल से अपना रस निकाल करके अपने छत्ते पे ले जाते हैं। ये पता है ना, भौरे फूल से क्या रस को चूसते हैं। ठीक है, फूल से अपना रस चूसते हैं, इसीलिए कह रहा है भौरों को अपना अनूठा रस पिलाती है कौन, फूल। ठीक है, निज सुगंधित और निराले रंग से, है ना, किससे, निज यानी उसकी जो सुगंधित अच्छी जो खुशबू आती है उससे, और निराले रंग, फूलों की जो रंग होती है उसकी बात की जा रही है सदा देती कली दिल की खिला, हमेशा क्या करती है, हमारे दिल को खिला देती, मतलब अच्छा महसूस कराती है हमें। ठीक है, एकदम खिला देती है, खिलखिला करके। ठीक है, आई बात समझ में, तो आ जाओ अब हम लोग आते हैं किस पे बाबू, प्रश्नों पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं भावार्थ समझ में आ गया होगा। आ जाओ प्रश्नों पे। ठीक है, तो प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान दो, है ना, इस पद्यांश में किसके स्वभाव का वर्णन किया गया, तो आपको पता है स्वभाव किसकी बात की गई थी, फूल और कांटे की। ठीक है, कहीं नजर आ रहा है फूल है कांटा है, फूल और कली, कली की बात नहीं, फूल और तितलियां, तितलियां का जिक्र हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां बात की गया वर्णन, है ना, किसके स्वभाव का, किसके स्वभाव का, तो क्या यहां पे तुम्हें लग रहा है तितलियों के स्वभाव का वर्णन किया गया है, नहीं, है ना, तितलियां तो जाकर के बैठती हैं, है ना, वो तो थर्ड पार्टी बन गई, तो ये तितलियां जाकर के बैठती, इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, चलो आगे, मेहनती व्यक्ति, अरे इसका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, फूल और कांटे की, है ना, क्या हो जाएगा, फूल और कांटा। यहां तक बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है तुमसे, दूसरा सवाल इसी पद्यांश से पूछ रहा है। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, तो दूसरा पूछ रहा है, फूल सभी के हृदय को कैसे प्रसन्न करता है, यानी खुश कैसे करता है फूल। क्या बाबू, फूल की बात की जा रही है कि फूल तुम्हारे मन को कैसे खुश करता है, तो अपनी गोद और रस से, क्या तुम फूल की गोद और रस में जाओगे तब तुम्हें खुश करेगा, वो कविता के अनुसार तुम्हें देखना है। ठीक है, अपनी बातों से फूल तुमसे बात करके तुम्हें खुश करता है, अपनी सुगंध और रंगों से, या अपने कांटों से। फूल में कांटे होते नहीं होते हैं बाबा, ऑप्शन ये खत्म। अब वो बात भी नहीं करते हैं, ये भी खत्म। अपनी गोद और रस, अपनी गोद में किसे, तितलियों को बिठाते थे, रस किसे, भौरों को पिलाते थे। ठीक है, यहां पे बात की जा रही है अपने हृदय को, फूल सभी के हृदय को कैसे प्रसन्न मतलब खुश करती है, तो खुश किसे, लोगों के ही ना करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये गद्यांश के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। ठीक है, चलो
ध्यान दो, ला 2 प्रश्न है इसमें और, ठीक है, 7 और 8, ध्यान से देखना, ठीक है। 7 और 8 तुमसे क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कांटे का दुर्गुण क्या है। देखो गुण एक होता है बाबू, गुण है ना, गुण होता है पॉजिटिव, बातें की जा रही है ना। यहां पे बात की जा रही है बाबू दुर्गुण, है ना। दुर्गुण मतलब जो अच्छा पर ये गुण नहीं है उसकी बात की जा रही है ना। तो कांटों का दुर्गुण क्या है, कांटों का जो बुरा रूप है वो क्या है? तो पर कतरना, क्या वो पर कतरता है? ठीक है। उंगलियां में चुभना, क्या वो उंगलियां में चुभता है? क्या वस्त्र फाड़ना, क्या वो वस्त्र फाड़ता है? या इनमें से सभी? ठीक है। तो हमने गद्यांश के अनुसार देखा पर कतरना, है ना, तितलियों के पर कतर देता है, और हम लोगों का हाथ की अंगुलियों को क्या करता है? फाड़ देता है। और आगे बाबू वस्त्र यानी कपड़ों को भी फाड़ देता है, ठीक है। उंगलियों को मतलब कांटे चुभ जाते हैं ना उंगलियों में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा गद्यांश के अनुसार? ऑप्शन डी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलो लास्ट देखो बाबू, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? अब तुमसे पूछा जाएगा इसका एक शीर्षक दो, ठीक है। तो शीर्षक देना है। शीर्षक आने किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे बाबू? तो अच्छे बनो, अच्छे बनो, या हिंसक और अहिंसक की, ठीक है, या स्वभाव की बात की गई है, या फूल और कांटों की बात की गई है? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? चलो कमेंट में आप लोग टाइप करते चलना, ठीक है। 8 नंबर का क्या होगा? अभी सेंड मत करना, बस 8 नंबर लिखो और वहां टाइप करके रखो, ठीक है, कि ऑप्शन डी होगा 8 का, है ना, फूल और कांटे। अंत में जब सारे हो जाएंगे एक बार सेंड कर देना। चल देखो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये था गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन पहले ऐसे आएंगे। अब आ जाओ 9वां पे, तुमसे क्या पूछा जा रहा है ना। 9 प्रश्न तुमसे क्या पूछ रहा है, यहां ध्यान दो, ठीक है। 9 कह रहा है बाबू, ध्यान दो, 9 क्या कह रहा है तुमसे? 9 पूछता है, क्या पूछता है? व्याकरण से आ गया तुम्हारा, हिंदी व्याकरण, है ना। किससे आ गया ये हिंदी व्याकरण से प्रश्न बना है ना। ये हिंदी व्याकरण से प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान दो, मतलब ये हिंदी व्याकरण से पूछा गया है। तो सभी लोग अच्छे से देखो क्या पूछ रहा है बाबू, कि शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो कहलाती है, यानी शब्दों का वो समूह। देखो पहला क्या होता है? पहला अक्षर होता है, जैसे हम लिखे क, ख, ग, ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। अब अक्षरों से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे तुम मान लो शब्द क्या बनाओगे बाबू? जैसे पहले जब तुम बच्चे थे तो जल जल, चल चल, हल हल, ये सब क्या बन गया बाबू? ये सब शब्द बन गया, है ना। क्या बन गया? शब्द बन गया। अक्षर अक्षरों से बना शब्द। अब शब्दों का समूह की बात की जा रही है ना। शब्दों का समूह अगर इन सबको मिला देंगे, है ना, जैसे मान लो क्या, हलचल, है ना, मतलब क्या था? कल, या किसी का नाम ले लो 2 अक्षर वाला, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, राम नल पर चल, राम नल पर चल। अब ये क्या हो गया? ये शब्द है। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या बन रहा है बाबू? अपने आप में क्या बन रहा है? अर्थपूर्ण दे रहा है ना, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये अब क्या बना, है ना। ध्यान दो, शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, यानी अर्थ निकलता हो। तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। राम को क्या कहा जा रहा है? राम नल पर चल, यानी नल पर राम को चलने के लिए कहा जा रहा है ना। इसका अर्थ तो निकल गया। तो वही बात हो गया बाबू। तो ये क्या वर्णमाला है? बिल्कुल नहीं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क ख ग घ वो हो गया, ठीक है। शब्द मैंने बता दिया, वर्णों से मिलकर के जो बनते हैं उसे शब्द कहते हैं। अब वाक्य की बात की जा रही है। वाक्य, बिल्कुल ये वाक्य होगा, है ना, जब शब्दों का समूह मिलकर के एक अर्थपूर्ण क्या कहते हैं? वाक्य बनाते हैं ये, ठीक है। शब्दों का समूह मिलकर के एक क्या करते हैं? अगर वो अर्थ देते हो तो वो वाक्य बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पदबंध ये ग्रामर का है ना। वह ये क्या कहते हैं? तुम्हारा संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजों को जोड़ करके जो बनता है उसे पदबंध कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में बाद में करें। चलो 9 नंबर तक समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाओ 10 नंबर देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 10 नंबर तुमसे कह रहा बालक, 10 नंबर कह रहा है जब वर्षा आई तब, है ना। कब? जब वर्षा आई। कब आई वर्षा? ओए वर्षा कब आई,
है ना, वो वर्षा की बात नहीं कर रहा बाबू, पानी वाली वर्षा की बात कर रहा है। तुम लोग तो गलत समझ लेते हो, है ना, वो वर्षा की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, वो वर्षा की बात नहीं की जा रही है। जब वर्षा आई, एक लाइन है, ठीक है, सभी लोग प्रसन्न हो गए। कब, हम अब पूछेंगे सभी लोग प्रसन्न हो गए, कब प्रसन्न हो गए, कब खुश हो गए, बता पाओगे, कुछ तो बात रहा होगा, वो तो बताओ, ठीक है। तो आश्रित है, इस पे आश्रित है ना, जब कोई चीज किसी दूसरे पर निर्भर करता हो तब तो वो होता है बाबू मिश्र वाक्य, है ना। तो इसका आंसर सी होगा, क्या होगा, मिश्र वाक्य, है ना। जैसे जब राम आएगा, जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा, जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, जब राम आएगा, ये किसी पे आश्रित है, वो हो गया मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, तो इसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है ना, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है तुमसे, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 11 में, कृत्रिवाच्य क्रिया का संबंध किससे होता है। अब देखो, ये वाच्य की बात आ गई, तो वाच्य में होता है कृत्रिवाच्य, ठीक है। तो कृत्रिवाच्य किसके बारे में बात की जा रही है, कर्ता के बारे में, है ना। कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है, ये तीन होते हैं, जिसमें से यहाँ पे कृत्रिवाच्य पूछा जा रहा है। तो कृत्रिवाच्य करने वालों की बात करती है, यानी कर्ता का बात करता है, ठीक है। और भाई बात समझ में, करने वालों की बात करता है, जो खुद से काम करते हैं उसकी बात करता है। तो क्या भाव की बात करेगा, नहीं। कर्म की बात करेगा, नहीं। कर्ता का बात करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। किसकी बात करेगा बाबू, कर्ता का बात करेगा, है ना। किसकी बात करेगा, कर्ता का बात करेगा। आ गई बात समझ में, तो इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 तुमसे क्या पूछ रहा है, 12 तुमसे सवाल कर रहा है कि सरकार द्वारा, किसके द्वारा बाबू, सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, सरकारों द्वारा। अब यहां पे देखो, बात किसी के द्वारा हो गया, है ना, किसी के द्वारा किसी के लिए, है ना, किसी के द्वारा किसी के लिए, ये सब किस में आते हैं, ये भी तुम्हारे लिए वाच्य पूछा गया है, ध्यान दो, ठीक है। ये भी पूछा गया वाच्य का प्रकार बताएं, तो मैंने भी 3 प्रकार के वाच्य बताएं, एक कर्ता, एक कर्म और एक भाव, ठीक है। तो यहां पे बात की जा रही है बाबू, देखो, सरकार द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा क्या किया गया बाबू, कलाकारों को सम्मानित किया गया, मतलब कार्य करने वाले कोई और है ना, कार्य मतलब कलाकार है ना, लेकिन उन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये कृत्रिवाच्य, ये तो काम करने वाले हो गए, ठीक है। कर्मवाच्य होगा, है ना, क्या होगा बाबू, कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो, है ना, जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, ये मेरी भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं थक चुका हूं, अब मैं नहीं चल सकता, ये रहता तो भाववाच्य होता, ठीक है। चलो आगे देखो बाबू, 13 नंबर तुमसे क्या कह रहा है, 13 नंबर पूछ रहा है, क्या पूछता है, 13 को जरा ध्यान से देखना, वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने को क्या कहते हैं, यानी वाक्य में, अभी अभी मैंने बताया था, मैं वहां पे इसलिए नहीं बताया था, ठीक है, क्या कहते हैं देखो, तो वाक्य में आए व्याकरणिक, यानी व्याकरणिक परिचय जो देते हैं ना, व्याकरण के बारे में जो बताते हैं कि कौन सा व्याकरण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में जो विशेषता जो बताता है, वो कौन बताता है बाबू, तो क्या पद संधि बताता है, पद संबंध बताता है, पद पदबंध बताता है, या पद परिचय बताता है, क्या होगा, पद परिचय, पद की परिचय देगा जो, वो है तुम्हारा पद परिचय, ठीक है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देना, यही ना होता है, यही तो होता है, तो उससे ध्यान रखना, पद परिचय कहलाता है वो, ध्यान रहेगा। चलो आ जाओ, तो ये सब आपको यहां लिखते जाना है, ठीक है, ये खाली बॉक्स में लिखना है, बार बार बता रहे हैं। चलो आ जाओ, 14 नंबर में आते हैं, 14 नंबर क्या कहता है, तो आ जाओ, वह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय दीजिए, ठीक है। वह कौन, अरे यार यहां तो बात की जा रही है उल्लास की, कि हमारे देश ने क्या किया, मैच जीत लिया, वाह इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, ठीक है। मतलब यही तो होता है, जितने भी मैच होते हैं इंडिया क्या करता है, खूब होता है, तो हम लोग जब खुश होते हैं,
ठीक है, जैसे तुमने मान लो तुमसे हमको कुछ काम करवाना था और तुम वो नहीं कर पा रहे थे, तुम बोले नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम बोले नहीं तुम 10th में टॉपर बन के दिखाओगे। जब रिजल्ट आएगा, परिणाम जैसे ही घोषित होगा, पता चला तुम टॉपर बन गए, तब मैं कहूंगा शाबाश, है ना, शाबाश तुमने कर दिखाया। और शाबाश लगाते ही विस्मय आदि बोधक का ये जो है ना बाबू, ये चिन्ह होता है ना, किसका, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो ये जब भी तुमको चिन्ह नजर आ जाएगा, तुम डायरेक्ट तुक्का मार देना, ये तुक्का नहीं मारना है, मारेंगे तुक्का नहीं मारना है, डायरेक्ट मार देना, क्या, विस्मय आदि बोधक है, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या बता कर, आश्चर्यचकित, है ना, आश्चर्यचकित। तो यहां पे देखो, तुम एक बात बताओ, ये वाह की बात करा, वाह भारत ने मैच जीत लिया, यहां पर भी है विस्मय आदि बोधक है, शोक सूचक है, ठीक है, विस्मय आदि बोधक यो संबंध सूचक है, या विस्मय आदि बोधक यो हर्ष सूचक है, ठीक है। ये क्या चीज को रिलेट कर रहा है बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब विस्मय आदि बोधक ये तो चिन्ह मैंने बताया वो तो ठीक है, ये इसके लिए है ना, लेकिन ये बता क्या रहा है ना, तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि सर यहाँ पे खुशी की बात कर रहा है, दुखी की बात कर रहा है, आश्चर्य की बात कर रहा है, या शोक सूचक दे रहा है। अरे तुम्हें पता है, अरे तुम्हें पता है, ये क्या शौक की बात हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही बाबू, भारत ने मैच जीत लिया, खुशी की बात की जा रही है, किसकी, भारत ने मैच जीत लिया, परिणाम आ चुका है कि भारत जीत चुका है, अब खुशी मनाओ, उल्लास मनाओ, मतलब खुशियों की हर्ष सूचक की बात कर रहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन देखोगे तो विस्मय आदि बोधक की है, ठीक है, लेकिन अब इसके पहले क्या लगा हुआ ये देखना, वह उसके बाद परिणाम देखना है क्या है, ठीक है। तो आश्चर्य की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, शोक की बात नहीं कर रहा है, संबंध तो बता ही नहीं रहा है, ठीक है, हर्ष की बात कर रहा है, यानी खुशियों की बात कर रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। चलो देखो आगे बात की जा रही है बाबू 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं, है ना। जैसे कोई कविता तुम लिख रहे हो, उस कविता को अगर तुम्हें लग रहा है यार थोड़ा ना इसको और सजा करके लिखा जाए, तो जब सजाते हैं, जैसे लड़कियां कहती है ना, अरे यार थोड़ा ना सावली लग रहे हैं, एक काम करते हैं थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा काजल पाउडर लगा लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेकअप, क्या कहते हैं, मेकअप कहते हैं। वैसे ही यहां पे बात की जा रहा है, अगर किसी कविता को तुम्हें सजाना है, सौंदर्य बनाना है, तो उसके लिए, है ना, जो सहायक साधन होते हैं, जैसे तुम्हें खूबसूरती के लिए, मैंने लड़कियों के मेकअप की बात की, तो वो काजल लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, पता नहीं आईलाइनर वगैरह क्या क्या होता है, ठीक है, वो सब लगाएंगे तो जाकर के वो खूबसूरत दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे हमको कविता को खूबसूरत बनाना है, उसके लिए क्या करना है, ठीक है, तो सहायक साधन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, योजक कहते हैं, या समापिका कहते हैं, या अलंकार कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, है ना, ये आएगा तुम्हारा एकदम जाकर के पटक देना अलंकार पे। अलंकार सुशोभित करने के लिए होता है, सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल अलंकार होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये अलंकार से क्वेश्चन था बाबू, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था, है ना, 15 में। चलो देखो, मृग जल देखी अति व्याकुल, है ना, व्याकुल फिरे मृग में कौन सा अलंकार है, लो फिर से अलंकार का सवाल आ गया, ठीक है। मतलब लगता है देखो रिलेटेड क्वेश्चन दिया, ठीक है, पहले अलंकार के बारे में पूछा, फिर अलंकार से क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें पूछ दिया अलंकार का कौन सा प्रकार है, अलंकार में भी प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो अलंकार का कौन सा प्रकार है, यहां पे ध्यान दो, जब हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं, मृग जल देखी अति व्याकुल, व्याकुल फिरे मृग, यानी 2 बार यहां पे किसी एक अक्षर का पुनरुक्ति हो रहा है, यानी दोबारा, है ना, दोहराव हो रहा है, किसका दोहराव हो रहा है, यहां ध्यान दो, ठीक है। तो दोहराव हो रहा है बाबू व्याकुल और व्याकुल, ठीक है, 2 चीजों का क्या हो रहा है, पुनरुक्ति हो रहा है, नहीं 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या, व्याकुल व्याकुल, यानी ये तो बता तो अलग रहा है, अर्थ अलग दे रहा है, ठीक है, लेकिन 2 बार जब प्रयोग होता है और अर्थ अलग देता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है बाबू, तो वो होता है यमक अलंकार। कहीं नजर आ रहा है, श्लेष उपमा यमक, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। क्या होता है बाबू, यमक अलंकार होता है। आई बात समझ में, अमक अलंकार किसे कहते हैं, जब 2 बार शब्दों का पुनरुक्ति हो, यानी दोहराव हो, उसे यमक कहते हैं। अगर अक्षरों का 2 बार दोहराव होता है, सिर्फ और सिर्फ अक्षर का, जैसे मान लो यहां
वाह, जैसे मृग लिखा हुआ था, ठीक है, यहां पे मृग लिखा हुआ है और यहां पे मगन लिख देता, ठीक है, तो मा मृग मगन मयन, ठीक है, तो ये मा रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या हो जाता बाबू तुम्हारे लिए, ये अनुप्रास होता, लेकिन यहाँ पे अमक की बात की जा रही है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, प्रश्न संख्या अब आगे आ रहा है तुम्हारा किताब से, ठीक है, यानी 16 नंबर तक क्या था बाबू, ग्रामर का सेक्शन था, ठीक है, 8 नंबर तक गद्यांश पद्यांश और 8 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर से बने हैं। देखो मैं नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहे तुम्हें, ठीक है, 8 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर से पूछे गए। अब आ जाओ हम लोग चलते हैं किताब पे, ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तक से तुम्हारे लिए प्रश्न बना है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न क्या पूछ रहा बाबू, देखो इसमें भी तुमसे गद्यांश दिया जाएगा, जैसे देखो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 18 का सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है ना। प्रश्न संख्या किसका बाबू, तो 17 से लेकर के 18 तक, यानी 2 प्रश्नों का, ठीक है। देखो अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर यानी ननिहाल काशी आ गया, ठीक है। किसकी बात की जा रही है बाबू, अमीरुद्दीन, याद है अमीरुद्दीन, अपने चैप्टर में जाकर के देखो, अमीरुद्दीन कहीं तो पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, इसके लिए तुम्हें किताब का पूरा विवरण पढ़ना होगा, ठीक है, यानी पूरा समरी पूरा लेक्चर देखना होगा तुम्हें, किताब का जितना भी पार्ट है पूरा क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के ये सेक्शन होगा, ठीक है। और लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, देखो तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसमें क्या बात की गई, अमीरुद्दीन की बात की गई, ठीक है। चलो देखो जवाब देते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है ना, प्रस्तुत जो गद्यांश है यानी ये जो अमीरुद्दीन है, ठीक है, किसकी बात की, कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, तो नेताजी का चश्मा में, संस्कृति में, नौबत खाने की इबादत में, लखनवी अंदाज में, तो बिल्कुल नौबत खाने इबादत से ली गई, जिसमें बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं का तो दूसरा नाम था अमीरुद्दीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमीरुद्दीन जी, ठीक है। चलो तो अमीरुद्दीन साहब की बात की जा रही है कि उनका जन्म तो होता है कहां, डुमरांव में, लेकिन वो क्या करते हैं, शहनाई सीखने के लिए नाना के यहां चले जाते हैं, काशी, कहां बाबू, काशी चले जाते हैं, उसी लाइन को यहां पे उठाया गया है। चलो देखो इसी से एक और प्रश्न बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, इसी से एक और प्रश्न बन रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ ऊपर आते हैं प्रश्न संख्या 18 में, ठीक है, क्या पूछा गया बाबू कि अमीरुद्दीन का ननिहाल कहां था, अभी अभी मैंने बताया, क्या बिहार में था, डुमरांव में था, अजमेर में था, काशी में था, तो यहां पे इनका जन्म स्थान था, क्या था बाबू, यहां पे इनका जन्म स्थान था, लेकिन ननिहाल इनका कहां था बाबू, मतलब ननिहाल इनका कहां था बाबू, तो काशी में था, है ना, नाना का घर, नाना का घर कहां था बाबू, तो वो काशी में था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बोलोगे सर ये सब कैसे बना पाएंगे सर, तो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिना चैप्टर पढ़े तो तुम नहीं बना पाओगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना बाबू, रट्टा मारोगे तो सवाल कहीं से भी पूछ सकता है ना। चलो देखो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 और 20 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अब इसमें भी तुम्हारे लिए 2 काव्यांश, जैसे सबसे फ्रंट पहला जो तुम्हें क्वेश्चन याद होगा बाबू, उसमें गद्यांश से 4 क्वेश्चन, पद्यांश से 4 क्वेश्चन, वो अपठित था, मतलब तुमने कभी जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा था, उससे क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पढ़ा हुआ आता है ना, तो 2 ये प्रश्न तुमसे पूछे गए हैं, एक गद्यांश से तुम्हारा 2 हो गया, अब आ जाओ पद्यांश पे, ठीक है, यानी जो काव्यांश होता है कविता। चलो देखो क्या पूछा जा रहा बाबू कि इसमें चयन करना आपको, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटे जो पागी, यानी ये तुम्हें पता चल गया होगा कि कहां से लिया गया है, ठीक है, तो ये सूरदास का पद से है ना, नाम से ही पता चल गया, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटे जो चीनी, ठीक है। चलो आ जाओ प्रश्नों पे आते हैं, क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछा जा रहा प्रश्न, इस पद के रचयिता कौन है, लेखक की बात की जा रही है, रचयिता यानी लेखक कौन बाबू, जो ये पद था, है ना, ये पद चैप्टर, ये पाठ का नाम है ना, क्या है, पाठ का नाम है, इस पाठ के लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रेदास हैं, सूरदास हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएंगे सूरदास जी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे इसका। चलो आ जाओ प्रश्न संख्या 20 का देखते हैं हम लोग, 20 क्या कह रहा है तुमसे, 20 तुमसे पूछ रहा है, गोपियां ने स्वयं को, है ना, मतलब गोपियां स्वयं
गोपियां ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताई है, अपनी जो अवस्था बताई थी वो किसके समान बताई थी, तो गुड़ के समान बताइए, तेल के समान बताइए, पानी के समान बताइए, चींटी के समान बताइए। कैसे बताइए बाबू, यहां देखो तुम्हें यहां से समझ में आ जाएगा कैसे बताइए, है ना, कि सूरदास अबला हम भोरे गुड़ चाटे जो पागी, यानी गुड़ जो चाटती चीनी, ठीक है, मतलब बात किसकी की जा रही है बाबू, गुड़ चाटे जो चीनी। चलो यहां पे मुझे एक बात बताओ, किसकी बात की जा रही है, तो यहां गुड़ चाटे जो पागी आनी, गुड़ चाटे जो पागी आनी, यहाँ पे चींटी की बात की गई थी। अपनी अवस्था किसके समान, चींटियों के भांति बताई थी कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपट जाती है उसी प्रकार, है ना, गोपियां ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताई बाबू, ऑप्शन नंबर बी, चींटी के समान, है ना, किसके समान बाबू, चींटी के समान। ये कविता के अनुसार तुम्हें देखना है, ठीक है। चलो आज आप प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। अब दो गद्यांश और पद्यांश, ये कव्यांश से क्वेश्चन हो गए। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। तो अब आ जाओ, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है बाबू। अब यहाँ पे संस्कृति जो चैप्टर है तुम्हारा, है ना, क्या बाबू, संस्कृति जो चैप्टर है किताब में उससे पूछा गया है, तो क्या अविभाज्य है, विभाज्य है, अस्थाई है या सूक्ष्म है, बताओ कैसा है, मानव संस्कृति कैसा है, ठीक है। और तुम मुझे एक बात और बताना, ठीक है, कमेंट में, चलो टाइप कर दो जल्दी से, संस्कृति चैप्टर के लेखक कौन है ना, संस्कृति चैप्टर के लेखक कौन है। तो जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो मानव संस्कृति और सभ्यता दो चीजों का जिक्र हुआ है, मानव संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। तो सभ्यता क्या होता है, जब कोई चीज खोज लिया जाता है उसका हम लोग प्रयोग करते 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 थोड़ा डेवलप कर जाते हैं। जैसे पहले सुई धागे की खोज हुई, अब मशीन का खोज हो चुका है, मशीन क्या करता है, कपड़ों को सी देता है, तो वो सभ्यता हो गया, है ना, क्या हो गया बाबू, सभ्यता हो गया। लेकिन सुई धागे जो पहली बार जो खोजा गया उसका काम क्या था, कपड़ों को सिलना, वो संस्कृति था। तो यहाँ पे जो संस्कृति होती है बाबू वो अविभाज्य होती है, उसको कभी भी भाज्य नहीं किया जा सकता, है ना, मतलब कभी भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसे नापा नहीं जा सकता, ठीक है। वो कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी नया संस्कृति कर सकता है, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलो 22 नंबर देखो बाबू, 22 नंबर तुमसे क्या पूछ रहा है, 22 नंबर कह रहा है बाल गोविंद भगत क्या थे, है ना, तो याद होगा बाबू बाल गोविंद भगत, ठीक है, कौन, जो एक गृहस्थी थे लेकिन साधु के वेश में रहते थे, संत के वेश में रहते थे, जो हमेशा कबीर की क्या किया करते थे, दोहे गाया करते थे, है ना, सुबह से लेकर के शाम तक बस दोहों में वो लीन रहते थे। चलो वो क्या थे बाबू, है ना, उसके बारे में पूछी जा रही है, बाल गोविंद भागवत के बारे में। तो क्या वो साधु थे, संत थे, महात्मा थे या गृहस्थी थे, क्या थे, वो बिल्कुल एक गृहस्थी व्यक्ति थे, घर में रहते थे, है ना, लेकिन उनका स्वभाव साधुओं के जैसा था, कैसा बाबू, साधुओं के जैसा था। वो महात्मा तो थे, संत भी थे, है ना, लेकिन उनका जो चैप्टर में जो जिक्र किया गया है वो गृहस्थी के समान, है ना, एक घर परिवार वाले व्यक्ति थे वो। चलो देखो अगला प्रश्न तुमसे पूछा जा रहा है 23 नंबर, है ना, नहीं, आ जाओ, चलो देखो, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, है ना, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, सटका हुआ है उसका। ये जो बात बोला था, ठीक है, किसने कहा था, तुमसे बड़ा सा सवाल है कि ये जो लाइन कहने वाला व्यक्ति था वो कौन था। तो ये चैप्टर है बाबू नेताजी का चश्मा से, है ना, किससे, नेताजी का चश्मा से। चलो लेखक कौन है, जल्दी से टाइप कर दो, ठीक है, पान वाले ने, ड्राइवर ने, हालदार साहब ने, बच्चों ने, ठीक है। तो ये बात कौन कहता है, हालदार साहब जब सवाल करते हैं तो इसका जवाब कौन देता है बाबू, पान वाला देता है ना, बिल्कुल। तो तुम लोगों ने लेखक का नाम टाइप कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। कौन है लेखक बाबू, स्वयं प्रकाश, ठीक है। कमेंट में बताना है तुम्हें, हाँ कि नहीं मानना है। चलो जो जो सवाल मैं पूछ रहा हूं सारे टाइप करते जाओ, लास्ट में सेंड कर देना। चलो देखो 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर क्या कह रहा है तुमसे कि एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका कौन है। तो प्रश्न समझ में आ रहा है ना, लेखक का नाम तुमसे मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि वो तुमसे पूछा जाता है। देख लो यहाँ पे 1 नंबर का सवाल बन गया, है ना। अब तुमको पता ही नहीं है कि कौन है ना, तो ये कहानी यह भी जो पाठ है इसकी लेखिका कौन है, इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे बताओगे, है ना। चलो महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उषा प्रियमवदा है या मनु भंडारी है, कौन है, बिल्कुल, है ना, अगर तुम पढ़े रहोगे तो बिल्कुल टिक मार पाओगे, ठीक है। तो कौन है बाबू, मनु भंडारी है ना।
चलो यहां तक बात समझ में आ गई। तो आज आप 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर तुमसे क्या कह रहा है बाबू? 25 नंबर पूछ रहा है, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? वाह क्या लाइन आया बाबू, है ना। शिव धनुष जो तोड़ता है, ठीक है, तो जो शत्रु था वो कौन था बाबू? कर्ण था, घटोत्कच था, सहस्त्रबाहु था या दुर्योधन था? ठीक है, लाइन याद है? सहस्त्र, ओहो आंसर मेरा मुंह से निकल रहा है। ठीक है, चलो देखो कौन था बाबू? शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो किससे? जब सभा में घुसते हैं, पूछते हैं, हे दुष्ट किसने मेरे धनुष को तोड़ा? ठीक है, तो जब उस समय बात की जाती है बाबू कि आज मैं उसे नहीं छोड़ने, और बहुत क्रोधित होकर के आते हैं और वो तुलना करते हैं क्या कि वो भी किसके समान शत्रु होगा? मेरे शत्रु के समान। कौन सा शत्रु? सहस्त्रबाहु ऑप्शन है। ठीक है, आ जाओ ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, है ना। किसको टिक करेंगे बाबू? ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, क्या था वो लाइन बाबू? चलो देखते हैं। तो सोही रिपी, है ना, सोही रिपु मोही समारा बागा, है ना, सो सहस्त्रबाहु सम, क्या थे बाबू? रिपु मोरा, यानी वो क्या थे? सहस्त्रबाहु के समान मेरे क्या है? शत्रु हैं। ठीक है, यानी सहस्त्रबाहु की बात की जा रही थी। प्रश्न संख्या देखो 26 तुमसे क्या कह रहा है? 26 कह रहा है बाबू कि उत्साह कविता, किसकी बाबू? उत्साह कविता, याद है उत्साह कविता? चलो उत्साह और अटनेरी एक ही चैप्टर में, इसके लेखक कौन है? जल्दी से टाइप करो। चलो उत्साह कविता किस प्रकार की काव्य गीत है ना। उत्साह कविता किस प्रकार की काव्य गीत है? तो बताओ। उत्साह किसके लिए? बादलों के लिए। बादलों को क्या किया गया था बाबू? बुलाया गया था, यानी बुलाना को क्या कहते हैं? आवाहन किया गया था, आवाहन गीत था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था ये? एक आवाहन गीत है ना। चलो 27 नंबर देखो बाबू। 27 नंबर तुमसे क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है ना कि कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? यानी ये तुम्हारा आ गया फसल से, है ना। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, दो चैप्टर है उसमें, है ना। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ठीक है। जो इसके लेखक हैं कौन है? कौन है? कौन है? अरे टाइप करो, चलो इसका भी टाइप करो। ठीक है, तो इसके लेखक भी हैं कौन? नागार्जुन। बिल्कुल सही टाइप कर रहे हो, चलो लगे रहो टाइपिंग में। चलो देखो कौन है बाबू? तो कवि के अनुसार फसल किनका बदला हुआ रूप है? पानी का, मिट्टी का, हवा का? नहीं, ये सूर्य का बदला हुआ रूप है ना। सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूपांतर है कौन? फसल। ठीक है, चलो देखो। तो आज आप प्रश्न संख्या आते हैं हम लोग 28 में। ठीक है, चलो बस होने वाला है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है बाबू? देखो फिर से कवि का नाम पूछा गया, तो इसीलिए कह रहे हैं कवि का नाम याद होना चाहिए, है ना। अब जो बच्चा पढ़ा है संगतकार शीर्षक के कवि कौन है, तो सीधा मार देगा मंगलेश डबराल। उसको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, वो लिख देगा डायरेक्ट मंगलेश डबराल। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, चलो देखो कहीं है, देखो ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया मंगलेश डबराल। ठीक है, संगतकार के लेखक कौन है बाबू? तो मंगलेश डबराल। मैंने इसे रिलेट करने के लिए कहा था कि संग, कौन? संग मतलब संगीत से याद करके रखना। और संगीत कब बजाया जाता है? मंगल काम में, है ना। जब मंगल काम होने वाला हो तो चलो संगीत गा देते हैं, उससे क्या होगा? संगतकार। सब लोग संग में मिलकर के संगीत गाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया मंगल कामों के लिए। ठीक है, चलो देखो आ जाओ प्रश्न संख्या 29 में। ठीक है, क्या कह रहा है? कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है ना। कटाओं, जब लेखिका गंगटोक की यात्रा पे जाती है, मतलब ये, हाँ गंगटोक की यात्रा पे जब गए थे, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि क्या कि ये जो कटाओं है ना, कटाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो तुम्हें पता होगा बाबू क्या कहा जाता है। तो स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कटाओं को, वहां पे बर्फ वगैरह बारी होता था ना, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है बाबू? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसे? कटाओं को। ठीक है, चलो आज आप प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, है ना। तो देखो ये था तुम्हारा एमसीक्यू का। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन? लेखक ने हिरोशिमा कविता कहां लिखी है? ये तुम्हारा कृतिका से चैप्टर 3 है बाबू। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक कौन है? आगे जी। ठीक है, आगे जी बोलते हैं मैं क्यों लिखता हूं, इस कविता से ली गई है। ठीक है, तो इसमें पूछते हैं लेखक ने हिरोशिमा की जो घटना थी कविता का कहां लिखा है? जो हिरोशिमा कविता कहां लिखी है?
ठीक है, तो वो कहाँ लिखते हैं बाबू? जापान में लिखते हैं, घर में लिखते हैं, हिरोशिमा में लिखते हैं, या भारत लौटकर रेलगाड़ी में लिखते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे, अरे यार हिरोशिमा है, तुक्का तो मारना है, तो तुक्का मार दो हिरोशिमा, यही ना करते हो, तुक्का मारने में गलत है बाबू, है ना? क्या है ये? गलत है। तुम्हें क्या ऑप्शन मानना बाबू? डी, है ना? जब वो भारत लौट रहे थे ना, तब वो रेलगाड़ी में उस चित्र को देख रहे थे, अरे यार कितना घटना, कितना दर्दनाक था ये, ठीक है, मंजर, तो उसको अपने यात्रा के दौरान लिखते हैं जब भारत लौट रहे होते हैं, ठीक है, तो भारत लौट करके रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। कैसे बाबू? जैक बोर्ड के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसे आप लोग क्या करो, पूरा अंत तक सेशन तो ये हो गया, इसे पूरा देखना, और आगे जितने भी हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सारे आपके एक प्लेलिस्ट में हैं, ठीक है। जाओ यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, ठीक है, मिशन 2 वाले सर जो नए नए आए हुए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और तुम्हें जितने भी PYQ हैं 24, 26, ठीक है, और जो पीछे हैं, ठीक है, 23, 22, ये सारे PYQ तुम्हें करवाए जाएंगे ताकि तुम्हारा परीक्षा बिल्कुल 100% क्या हो बाबू, एकदम मजबूती से जाए, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करो, और प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा सारे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन आपको पसंद आई होगी बच्चों, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आगे, क्या होगा आगे? आगे हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।